आज हम ग्रुप थ्योरी कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल ग्रुप शुरू किया था और उसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी। तो आज हम उस बेसिक डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करते हुए ग्रुप थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे विद सम एग्जाम्पल्स, और इसकी जो प्रपोजिशंस हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसमें से काफ़ी कुछ हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ए नॉन एम्प्टी सेट जी with binary operation star is said to be a group if it satisfies following four axioms. नंबर 1 क्या थी? क्लोजर लॉ। इसका क्या मतलब था कि यदि ए बी जी में है, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी है, तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट आना चाहिए वो भी जी में होना चाहिए। सेकंड थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब था कि हम तीन एलिमेंट्स, यदि जी में कोई से भी तीन एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच का ऑपरेशन हम किसी भी ऑर्डर में लगाएं, पैरेंथेसिस के जो प्लेस है उससे आंसर पे कोई फर्क, ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक एग्जिस्ट ई करना चाहिए जी में सच दैट ई जो है वो ए पे ऑपरेट करने के बाद उसको अनचेंज रखिए। ए पे यदि हम ई से ऑपरेशन लगाएं तो ए में कोई फर्क ना पड़े फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। एक ऐसा ई एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। For each A belonging to G, there must exist A inverse belonging to G such that कि A inverse और A का ऑपरेशन जब आप लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, है ना। ये हमने कल पढ़ा था। और यदि ये पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी होल हो जाती है तो उसको एबिलियन ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक यदि हो रहा है, चारों ये फॉलो हो रही हैं तो क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए ये भी हो रहा है तो उसको एबिलियन ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिविटी भी हो रही है साथ में तो क्या कहते हैं? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, ये सब हमने कल डेफिनेशन इसकी दी थी। अब हमें आज इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल आपको, बहुत आसान है। पहले तो एक सिंपल है कि आइडेंटिटी सिर्फ अपने आप में ग्रुप फॉर्म करती है। यदि किसी सेट में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ऑर्डर 1 का एक ग्रुप है। ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का? ऑर्डर होता है कि जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो आइडेंटिटी जो है एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है ऑर्डर 1 का। कैसे? क्लोजर लॉ के लिए जैसे हम पहले देखेंगे तो इसमें ई ही है तो ई और ई के बीच आप ऑपरेशन लगाएंगे। हम शॉर्ट में जो स्टार है उसकी जगह मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में इसका मतलब बदलता रह सकता है। नोटेशन है एक सिर्फ एक। तो ई डॉट ई बराबर ई ही रहेगा, एक ही एलिमेंट है इसमें तो क्लोजर हो गई, क्लोजर टिक। एसोसिएटिविटी में भी कोई इशू नहीं है, एक ही एलिमेंट है तो ई डॉट ई आप ऐसे करें तो क्या आएगा? ई, इन दोनों के ऑपरेशन से ई आएगा। आइडेंटिटी है क्योंकि, तो आइडेंटिटी हर किसी को अनचेंज रखती है तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी ही रहेगी। फिर ई डॉट ई, फिर ई आ जाएगा। और यदि आप पैरेंथेसिस का बदल दें जगह, ये फर्स्ट क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिविटी हम चेक कर रहे हैं। और यदि इस तरीके से पैरेंथेसिस की प्लेस हो तो क्या होगा? ये ई डॉट ई यहाँ पे ई हो जाएगा और इन दोनों ई की गुणा होकर फिर ई आ जाएगा। तो एसोसिएटिव भी हो गया, ये भी चेक हो गया, है ना। फिर आता है आइडेंटिटी होना चाहिए, तो आइडेंटिटी तो है ही,
हम पहले ही कह रहे हैं कि हम एक सिंगल एलिमेंट से ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये होल्ड हो ही रहा है क्योंकि ई इसमें बिलोंग करता है। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसमें ई अपना खुद का इनवर्स हो जाएगा। ई का इनवर्स जो होगा वो ई ही होगा, क्योंकि ई इंटू ई बराबर ई हो रहा है ना, तो ई का इनवर्स क्या है, ई ही है, तो वो भी बिलोंग करता है जी में। ई का इनवर्स भी जी में बिलोंग करता है, यानी कि जी इज ए ग्रुप। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारा फैमिलियर ग्रुप है जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए शॉर्ट में लिखना चाह रही थी मैं ग्रुप को, लेकिन चलिए पूरे लिख लेते हैं। ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है z, वो प्लस के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं कि होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। एक्चुअली ये एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। फॉर द फैक्ट ये मैं आपको बता रही हूँ, हम चेक अभी कर लेते हैं। पहला था क्लोजर। तो क्लोजर के लिए क्या है कि दो इंटीजर्स का जो एडिशन है वो भी इंटीजर ही रहता है। आप कोई से भी दो इंटीजर्स को जोड़ लेंगे, ए और बी दो एलिमेंट यदि जेड में बिलोंग करते हैं, तो उनका जो समेशन आता है, जो उनको ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आता है वो भी इंटीजर ही आता है, वो जेड में बिलोंग करता है। तो क्लोजर हो गई। अब आप इसको मैं वर्बली लिख नहीं रही हूँ, बहुत लंबा हो जाता है, वो आप इसको लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। तो क्लोजर ला होल्ड हो गया। यदि ए बी सी तीन इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो इन तीनों में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी चेक हो गई। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक जीरो एलिमेंट होता है हमारे पास जेड में, जीरो, जिसे हम पता है जीरो होता है। और जीरो में क्या होता है कि जीरो की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर में जोड़ दो वो नंबर अनचेंज रहता है। आप किसी भी नंबर में जीरो जोड़ेंगे तो वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। जीरो कैसा हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी इंटीजर है यदि जेड में, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड, इसका निगेटिव भी होगा। इसीलिए हमने नेचुरल नंबर्स नहीं कहा था, अभी आप देखिएगा इसी पॉइंट की वजह से। इसी पॉइंट की वजह से जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और इसके भी साथ में आइडेंटिटी भी नहीं होती नेचुरल नंबर्स में, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाता। क्लोजर तो होल्ड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में भी, कि दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो भी नेचुरल नंबर होता है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाती है। लेकिन नेचुरल नंबर्स में क्या नहीं है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि वो वन से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर्स में क्या नहीं है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स में होल्ड नहीं हो पाती, इसलिए जो n है वो हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करता। और z में हो जाती है, इसलिए z करता है। तो कोई भी इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी z में ही होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब कुछ होता है z में। तो उसका नेगेटिव z में होगा, और वो इस तरीके से होगा माइनस ए, कि माइनस ए और ए को आप जब जोड़ेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। जीरो क्या नहीं की, एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस ए और ए जोड़ने से आपको जीरो मिलता है। तो यानी कि माइनस ए क्या है, वो ए का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। जेड एक ग्रुप हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। साथ में हमें ये भी पता है, पांचवी प्रॉपर्टी जो थी हमारी, कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप 2+3 करें या 3+2 करें, उससे कोई अंतर नहीं आता। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, इसलिए जेड प्लस कैसा है, एक एबिलियन ग्रुप है। ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम लें, थर्ड एग्जाम्पल एक्चुअली, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स भी एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। बहुत आसान है, मैं ओरली बता देती हूँ आपको। आप दो इवन इंटीजर्स लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो आंसर इवन ही रहेगा, यानी कि इसी के अंदर बिलोंग करेगा।
एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी क्योंकि इन जनरल एडिशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं, तो इवन इंटीजर्स भी एसोसिएटिव होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करता है क्योंकि 0 हम इवन इंटीजर्स में ही बिलोंग कराते हैं। इवन इंटीजर्स ये सेट हुआ क्या, इसको यदि हम लिख लें एक बार तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन, -2 -4 एंड सो ऑन इधर। तो इसमें 0 भी बिलोंग कर रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें बिलोंग कर गई। और इनवर्स, हर इवन इंटीजर का जो इनवर्स है, -2 का इनवर्स -2, 4 का इनवर्स -4, ये सारे भी इसमें बिलोंग करते हैं। यानी कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। कम्यूटेटिव तो होल्ड हो गई क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं इन जनरल, तो यहाँ भी कम्यूटेटिव रहेंगे ही। तो इवन इंटीजर्स का जो सेट है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। जस्ट लाइक दैट, आप इसको यहाँ पे जैसे हमने z के लिए लिखा था वैसे ही आप 2z के लिए इसको 2z भी लिख सकते हैं g को, क्योंकि z का डबल कह सकते हो आप इसे। इवन इंटीजर्स के सेट को सारे इंटीजर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन अब इसी में आप सोचिए कि जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स यदि आप लेंगे तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर नहीं होल्ड हो पाएगा। डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे क्या नहीं होल्ड हो पाएगा, यहाँ पे क्लोजर ही नहीं होल्ड हो पाएगा। क्लोजर क्यों नहीं होल्ड हो पाएगा? क्योंकि जब आप 2 ऑड इंटीजर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इवन हो जाएगा। आपने 3 और 5 2 ऑड इंटीजर्स दिए, आपने उनको ऐड किया तो आंसर क्या हो जाएगा 8। वो कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर, और वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो क्लोजर लॉ होल्ड नहीं होगा तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। पहली लाइन में ये फेल हो गया। तो ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स थे कुछ। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये कैसे थे ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे थे, इनफाइनाइट थे। और पहला जो हमने एग्जांपल लिया था, जो ग्रुप लिया था जो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता था, वो एक फाइनाइट ग्रुप था और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 1। अब यदि मैं नंबर 2 एलिमेंट्स का कोई ग्रुप बनाना हो तो क्या बना सकते हैं हम? बहुत आसान एग्जाम्पल है 1 और -1, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको जनरलाइज भी करूंगी मैं अभी आपके लिए। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप ग्रुप बता रहे हैं तो आपको ऑपरेशन साथ में बताना रहेगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन के मतलब के बिना कोई मतलब नहीं है ग्रुप कहने का। ग्रुप है तो किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में है। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है ना, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये 2 एलिमेंट्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। ये हम चेक कर सकते हैं क्लोजर वगैरह इसमें। लेकिन इसको फाइनाइट यदि है हमारा सेट और हमें यदि ग्रुप चेक करना है तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। एक तो होता है कि आप हर एलिमेंट का अलग अलग करके चेक करते रहें, लेकिन एक बहुत अच्छा है कि आप केले टेबल बना लें। एक टेबल बना लें और उस केले एक मैथमेटिशियन ही आ गए, इनके नाम पे इसको बोलते हैं केले की टेबल, केले टेबल। और वो टेबल कैसे बनाते हैं आप उसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ 1 और -1 इधर, 1 और -1 इधर। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको यहाँ लिख लेते हैं और फिर आप ऑपरेशन लगा देते हैं। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1, -1 × -1 1। इसे बोलते हैं केले टेबल ग्रुप जी की। इसमें क्या होता है, आप ये देख लीजिए कि हर रो में आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और इस के टेबल के जो कंटेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो जी से बाहर का नहीं होना चाहिए। यदि इस टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो जी से बाहर के नहीं है तो क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। तो इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 -1 1 -1 अगेन, तो यानी कि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिविटी हमें पता ही है कि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इन जनरल होल्ड होती है, तो वो यहाँ भी होल्ड हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई एक रो आपकी ऊपर वाली रो से आइडेंटिकली मैच करनी चाहिए। तो हमारी ये पहली ही रो इस ऊपर वाली रो से मैच कर रही है आइडेंटिकली, 1 -1 1 -1। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट आपका आइडेंटिटी का काम करेगा। जो उसके लेफ्ट में एलिमेंट, जो रो ऊपर वाली रो से आइडेंटिकली मैच हो रही होगी
उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका आइडेंटिटी का काम करेगा। तो यहाँ क्या आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी है, क्योंकि ये 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1 ही अनचेंज रह रहा है, 1 से -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 अनचेंज रह रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1 इसमें। अब आता है इन्वर्स देखना है हमें कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं हमारे उस टेबल में उनको सर्किल कर लीजिए। तो हमने इन दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सर्किल कर लिया। अब देखिए ये आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस हुई, 1 × 1 से। तो आप लिख लीजिए 1 × 1 = 1। और ये आइडेंटिटी 1 कैसे प्रोड्यूस हुई, -1 × -1 से। तो आप इसको भी लिख लीजिए -1 × -1 = 1। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 का इन्वर्स क्या है, 1, और -1 का इन्वर्स क्या है, -1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 का इन्वर्स क्या है, 1, और -1 का इन्वर्स क्या है, -1। तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं। तो ये एक ग्रुप है और साथ में कम्यूटेटिव ग्रुप है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है इन दोनों एलिमेंट्स का कम्यूटेटिव होता है, इन जनरल कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ भी होल्ड हो रहा है। तो ये 1 - 1 यानी कि स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इसी तरीके से यदि आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेंगे तो वो भी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने पढ़े होंगे, क्या होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 है। तो ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसकी केले टेबल बना लेते हैं हम। 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 × 1 1, 1 × ओमेगा 1 स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब को 1 लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब × ओमेगा यानी कि 1 × ओमेगा बचेगा। अब कौन सी रो ऊपर की रो से आइडेंटिकली मैच कर रही है, यही रो कर रही है। 1 ओमेगा स्क्वायर इज 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको सर्किल कर लीजिए सब जगह। तो आपको 1 का इन्वर्स क्या मिल गया, ये दोनों से मल्टीप्लाई करके बनाया है। 1 × 1 = 1, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर = 1, और ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा = 1। तो इससे आपको क्या पता चल गया, 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है ना। और अगेन ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव ही रहता है। तो ये एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसको यदि हम इन जनरल कहें, इन जनरल कैसे कह सकते हैं आप, कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल इसी तरीके से है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आप सिंबल हम अल्फा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जी क्या बनेगा उसमें, 1 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n-1 तक, और अल्फा की पावर n = 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है ये सब। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप दिखाना है कि ग्रुप फॉर्म करता है, ऑब्वियसली करी जाएगा। अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे आप देख रहे होंगे सबके सब एबिलियन आ रहे हैं। अरे तो भाई नॉन एबिलियन ग्रुप का भी कोई एग्जाम्पल ले लेना चाहिए हमें, कि जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। तो नॉन कम्यूटेटिव का जब हम एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो ये एग्जाम्पल हमें जनरली मैट्रिक्स थ्योरी में मिलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले हम जो भी कुछ पढ़ते थे मैट्रिक्स से पहले वो हमेशा कम्यूटेटिव ही होता था। मैट्रिक्स में आके हमने देखा कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है। तो यही एग्जाम्पल्स मैट्रिक्स से ही हमें नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम इन जनरल डिनोट करते हैं M2R इज ए सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द सेट ओवर रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल
2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अब ओवर फील्ड क्या होता है ये अभी बाद में आएगा, लेकिन ओवर रियल नंबर्स लिख सकते हैं, फिर हम ओवर आर लिख लेते हैं ना, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ऐसे बोलते हैं। तो आर क्या है, एक फील्ड है। तो ये बात का कॉन्सेप्ट है, ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब हमको पढ़ना है, वेक्टर स्पेसेस, ये सब अलजेब्रा में आगे धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई होंगे। तो M2R क्या है कि सारे 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है और उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, तो हम इनको ऐसे ही रखेंगे। और GL2R क्या है, एक सबसेट है इसका M2R का, जो सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को कलेक्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं उनका कलेक्शन GL2R है। तो GL2R जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है जो कि नॉन कम्यूटेटिव है। कैसे, यदि आपकी A और B दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो A इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x2 की दो मैट्रिक्स को आप गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x2 की ही कोई मैट्रिक्स आएगी। और इन दोनों के एंट्रीज यदि आपके रियल नंबर्स हैं तो C की जो एंट्रीज होंगी, C के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी रियल नंबर्स ही रहेंगे। तो C जो है वो, और दो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, A और B दोनों इन्वर्टिबल हैं, तो C भी क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। क्यों, क्योंकि इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है कि A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और B का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यही तो मतलब वो इन्वर्टिबल है। तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और डिटर्मिनेंट थ्योरी से हमने ये पढ़ा था कि C का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यदि A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, B का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो C का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो C का डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो है तो यानी कि C इन्वर्टिबल। तो यदि A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और B का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो C का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन जीरो रहता है। तो C जो है वो C का जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और C फिर GL2R में बिलोंग करेगी। तो C बिलोंग करती है GL2R में। क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। एसोसिएटिविटी वो कोई इशू नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी का काम कर जाएगी। ये इन्वर्टिबल है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, I का इन्वर्स खुद I होता है, तो ये GL2R में बिलोंग करेगी और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चौथी प्रॉपर्टी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है ही, क्योंकि हमने उन्हीं मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो इन्वर्टिबल हैं। तो यदि A कोई एलिमेंट है GL2R में तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो GL2R में ही होगा, क्योंकि यदि A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो A स्टॉप कर दी थी। A इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और वो भी नॉन जीरो होगा। तो यानी कि A इन्वर्स GL2R में बिलोंग करेगी, यानी कि GL2R जो है वो इज ए ग्रुप। और ये ग्रुप नॉन एबिलियन होगा, क्योंकि हमें पता है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड नहीं होता है। कोई सा भी आप 2x2 के दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो मैट्रिसेस के, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसे ही इन जनरल रैंडमली दो मैट्रिसेस ले रही हूँ ऑर्डर 2x2 की, और हम देखते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है और B है 0 1 2 3, डिटर्मिनेंट B भी नॉन जीरो है। तो आप AB और BA निकाल के देखेंगे तो आई होप कि ये नॉन कम्यूटेटिव ही आएगा। AB इज नॉट इक्वल टू BA आ जाएगा। AB निकालेंगे तो क्या आएगा,
0 + 4, 1 + 6 7, 0 + 8, 3 + 4 × 12, 3 और 12 15, है ना। और बी ए क्या आएगा, बी ए = यदि आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 0 + 1 + 3, 0 + 4, 2 + 9 11, 2 दूनी 4 + 12, 4 + 12 16। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, बी ए इतना आ रहा है, ए बी इतना आ रहा है, तो ये इक्वल टू नहीं है, यानी कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है। नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप्स या नॉन कम्यूटेटिविटी का कोई भी चीज़ आपको देखनी होती है तो मैट्रिसेस ही आपका लास्ट रिसोर्ट होते हैं, जहाँ पे आपको हर काउंटर एग्जाम्पल हर चीज़ का मिल जाता है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप्स के। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या कहते हैं मैंने आपको इनफॉर्मली तो बता ही दिया, लेकिन मैं आपको एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in that group, number of elements in that group. If number of elements are finite, then the group order is finite, and if number of elements are infinite, then the order of the group is infinite. यदि G में हमारे n एलिमेंट्स हैं तो हम ऑर्डर ऑफ G को इस सिंबल से दिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ G = n, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, स्मॉल o G = n, ऑर्डर ऑफ G = n। यदि G हमारा फाइनाइट है और उसमें n एलिमेंट्स हैं तो हम इस तरीके से लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ G हमारा n है। ठीक है, अभी हमें इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़नी है, कुछ थ्योरम्स भी प्रूव करनी है हमें आइडेंटिटी और इन्वर्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम ये सारा काम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको आज सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है, ग्रुप डेफिनेशन दी है और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो सके कि ग्रुप क्या होता है। I should stop here. Okay. Thank you for watching my video.